7। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दो अलग अलग स्टेटमेंट है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो हम मानते हैं पहली संख्या, माना पहली संख्या x है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी संख्या हमको y मानना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी टर्म में अपन अगर देख ले तो एक वेरिएबल में उसको नहीं कन्वर्ट कर सकते। उस दिन बहुत परेशान हुए थे ना। तो दूसरी संख्या अपन दूसरा वेरिएबल मानते हैं, दूसरी संख्या इसको y मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में इस वेरिएबल को y को अपन x के रूप में लिखेंगे, तब और समझ में आ जाएगा। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अब क्या बोल रहा है? प्रश्नानुसार इसने ये बोला कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो x² और दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे तो y² बराबर 180 डिग्री। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। पहला कथन ये था। दूसरा कथन जो उसने बोला कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो अब इसमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या कौन है भाई? अगर यहाँ पे हम देखें x और y लिए हैं तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटती है ना। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटती है, तो छोटी संख्या y है ना। इस जो अपन कॉन्सेप्ट बनाए हैं यहाँ से छोटी संख्या y है। तो छोटी संख्या का वर्ग, दूसरा कथन जो कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब बड़ी संख्या का 8 गुना है, ना कि बड़ी संख्या के वर्ग का। तो बड़ी संख्या क्या है? x। बड़ी संख्या x है, इसका 8 गुना है, तो देखिए यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल रहा है, y² = 8x। इस y² को यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो हमारा एक ही वेरिएबल में बन जाएगा। बस यही इतना थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी एक वेरिएबल में बनाने में। इस y² की वैल्यू, y² का पूरा मान यहाँ पे रख देंगे बस। तो रखते हैं समीकरण 1 में y² का मान रखने पर, तो रख दीजिए। तो x², अब y² - 8x इसकी जगह हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। यहाँ से अपन करेंगे तो x² - 8x, ये इधर आएगा तो -180 हो जाएगा = 0। अब ये बन गई अपनी द्विघात समीकरण। इसको हल करेंगे तो इसको मध्यपद विभक्त विधि से कर सकते हैं आप, श्रीधराचार्य से कर सकते हैं। तो अगर मध्यपद विभक्त से करते हैं तो 180 और 1 -180 को ऐसा अपने को तोड़ना है कि इसका गुणनफल -180 आए और योगफल -8 आए। क्या रहा था? 18 और 10। 18 था हम 180, तो एक माइनस करना पड़ेगा किसी को। इसको माइनस कर देते हैं। -18 × 10 तो -180 -18 धन 10 तो -8। तो यहाँ पे अपन तोड़ते हैं x² माइनस का 18x धन का 10x और माइनस का 180 = 0। यहाँ से x लेते हैं कॉमन, तो x - 18 और फिर से यहाँ पे 10 कॉमन लेंगे तो x - 18। यहाँ से आपका क्या निकला? x - 18 और यहाँ से आपका निकला x धन का 10। एक बार दोनों को इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, तो x बराबर एक बार 18 आएगा जी, एक बार 18 आएगा, एक बार -10 आएगा। तो हम जानते हैं कि माइनस के मान हमारे कोई मतलब के नहीं रहते हैं, धनात्मक ही हम चीज़ें लेके चलते हैं। तो x का मान 18 आया, मतलब हमने जो पहली संख्या मानी थी या बड़ी संख्या थी वो 18 आ गई। अब दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या y है। y किस टर्म में अपन बनाए थे? तो यहाँ से बना लेते हैं। y अपन इस टर्म में बनाए थे, तो यहाँ से अगर अपन बनाएंगे इस कथन से कि y का अगर मान निकालना है तो y² = 8x। x का मान 18 आया तो y² = 8 × 18
है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, 8 × 8 = 64 की 4 5 लाई 6, 8 कम 8 8 6 14, तो 144 वाई स्क्वायर। तो वाई का मान √144। अब 144 किसका वर्गमूल होता है, तो 12 का होता है, याद होना चाहिए कुछ कुछ वर्गमूल। तो दूसरी संख्या आपकी वाई मिल जाएगी। पहली संख्या आपकी 18 मिली, 12 ठीक है। x आपको ये पहली संख्या मिली, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। अब अपन उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। तो क्या बोला था कि x² बड़ी संख्या, एक दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो x क्या है, 18, 18 का वर्ग कितना होगा, 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है, ठीक है। 18 का वर्ग 324, कुछ वर्ग आप लोगों को याद होने चाहिए। तो ये 18 का वर्ग हो गया है ना, x² हो गया। y² क्या होगा, तो y² तो अपन देखे ही थे 144 है, इसका अंतर 180 आना चाहिए। निकालिए, आ रहा है क्या 180, निकालिए, इसका अंतर 180 आना चाहिए। तो 4 में 4 गया 0, ये यहाँ से 12 बन गया, तो 8 और ये 180। तो पहला तो अपना सही हो गया। दूसरा अपना ये होना चाहिए कि छोटी संख्या का स्क्वायर बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो छोटी संख्या क्या है आपकी, छोटी संख्या आपकी y मतलब 12 का स्क्वायर 144। तो बड़ी संख्या क्या है 18, इसका 8 गुना होना चाहिए। तो क्या ये दोनों बराबर आ रहा है, तो 8 × 64 और ये भी आ रहा है। तो मतलब अपना क्वेश्चन सही है, अपना क्वेश्चन सही है। अपन तो देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। जैसे अपन क्वेश्चन करते हैं कि 2 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो एक आदमी, ऐसे वाले क्वेश्चन की है महिला वाला, उसी से संबंधित क्वेश्चन है ये, क्षमता इफिशियंसी का क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज मतलब होता है टंकी, है ना। तो ये कोई टंकी है, ये कोई टंकी है, इस टंकी में 2 पानी के नल है। एक पानी का नल का जो व्यास है ना, ये थोड़ा सा मोटा है, ये मोटा है नल, और एक जो नल है वो इससे पतला है, वो इससे पतला है, वो इससे पतला है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो एक हौज में 2 पानी के नल एक साथ अगर चालू हो गए, दोनों को एक साथ चालू कर दिया गया, तो ये कितने समय में इस पूरी टंकी को भर देंगे, तो इस टंकी को पूरी भर देंगे 9 सही 3/8 घंटे में, है ना। तो इसको अपन प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 8 9 72, 72 3 75/8, इतने घंटे में ये दोनों मिलके भर देंगे। दोनों को अगर एक साथ चालू कर देते हैं तो दोनों मिलके भर देंगे। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। अब एक इन दोनों में एक बता रहा है कि संबंध क्या है कि जो बड़े हौज वाला, अगर इसको मान लो बंद कर दिया, अभी तो दोनों का टाइम दे दिया है ये, अगर मान लो हमको दोनों से नहीं भरना, एक से भरना है, तो अगर हम इसको ना चालू करके इसी बस से भरेंगे तो ये जल्दी भर जाएगा, क्योंकि बड़ा व्यास है इसका, है ना। तो इसमें जो समय लगेगा, अब इसको बंद करके अब इससे भरेंगे और इसमें जो समय लगेगा, उनके बीच का अंतर क्या है 10 घंटा। मतलब ये 10 घंटा ज़्यादा ले लेगा। ये मान लो 6 घंटा में भर देगा तो ये 16 घंटा लगाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि अगर वो 6 घंटा लेगा तो वो 10 घंटा ज़्यादा लेगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि बड़े व्यास वाला हमारा जो है बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास वाला नल मान लेते हैं कि x घंटा लेता है, x घंटा, है ना। x घंटे में पूरी टंकी को भर देगा। अपने को पता नहीं, वही तो निकालना है। तो बड़े व्यास वाला नल अगर x घंटे में पूरी टंकी को भरेगा तो छोटे व्यास वाला कितने में भरेगा भाई, छोटे व्यास वाला कितने में भरेगा बताइए। बड़े व्यास वाला नल x घंटा लेता है तो छोटे व्यास वाला नल कितना समय लेगा, x + 10 भाई, इससे 10 घंटा ज़्यादा लेगा भाई। मैं क्या बताया कि अगर बड़े व्यास वाला नल 6 घंटा में भर देगा तो छोटे व्यास वाला कितने घंटा में भरेगा, 16 घंटा में। तो x में जोड़ना ना पड़ेगा, 6 × 10, तो x धन 10 घंटे में भरेगा। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग समय है। अभी जो क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन ये बोला है कि दोनों नल एक साथ चल रहे हैं तब जाके इतने समय में भर रहे हैं। अगर
कंडीशन लगाया, अगर केवल बड़े व्यास वाला नल भरेगा तो x घंटा लेगा और छोटे व्यास वाला केवल भरेगा तो उससे 10 घंटा ज़्यादा लेता है। इतना हमको संबंध इसने बताया। अब उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक द्वारा अलग अलग से हौज को भरने का समय, अब मतलब हमसे समय ही पूछ लिया कि ये बताइए कि ये तो ठीक है आपको हम बता दिए, लेकिन अगर हम नहीं दोनों को हमको चलाना है भाई, ज़्यादा बिजली का या फिर कुछ है एक ही से भरना है तो इसमें कितना समय लगेगा। अगर कंडीशन ये कि इससे नहीं तो इसी बात से भरना है तो कितना समय, भाई हमको पता तो होना चाहिए कि अलग अलग से समय कितना लग रहा है कि दोनों से, है ना। तो इस प्रकार से उसने क्वेश्चन बनाया है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमको जानना है, क्षमता का कॉन्सेप्ट। क्षमता क्या कहलाती है? इफिशियंसी, है ना, क्षमता। अब हर इंसान की क्षमता अलग अलग होती है, तुम्हारी क्षमता अलग होगी, उसकी, हेमंत की अलग होगी, उसकी अलग होगी। क्षमता किस में डिपेंड करती है? कोई पर्टिकुलर कार्य, कोई एक कार्य है उसको तुम कितने समय में पूरा कर रहे हो, वही तो तुम्हारी क्षमता है ना। मान लेते हैं कोई एक काम है उसको तुम 1 घंटे में कर रहे हो, वो आधे घंटे में कर देता है, ठीक है, वो 15 मिनट में कर देता है, तो क्षमता किसकी ज़्यादा होगी? जो 15 मिनट में कर रहा है ना। फिर वो आधा घंटा में, फिर तो क्षमता का क्या सूत्र बनेगा? कार्य बटेगा समय। आपका जो कार्य है और उस कार्य को आपने कितने समय में किया, ये आपकी क्षमता बताती है, ये आपकी क्षमता बताती है। इफिशियंसी वर्क अपॉन टाइम होता है। बात समझ में आई? सबकी क्षमता अलग अलग होती है। तो यहाँ पे अब क्षमता की बात ही है कि इसकी कुछ क्षमता है, ये कितने घंटे में भरेगा, इसकी अलग क्षमता है कि ये क्षमता अपने को निकालना है। तो ये क्षमता के संबंध में ये क्वेश्चन जाएगा। तो देखिए क्या करना है, क्षमता अपने को निकालनी है। तो क्षमता पहले बड़े व्यास वाले नल की क्षमता निकालेंगे। तो बड़े व्यास वाले की नल की क्षमता क्या होगी भाई? बड़े व्यास वाले नल की क्षमता क्या होगी इनकी? क्षमता कार्य बटे समय। तो कार्य हम इस पूरे कार्य को एक मान लेते हैं, 1 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट कार्य है तो कार्य को हमने 1 यूनिट मान लिया। कार्य जो है वो 1 है, 1 यूनिट मान लिया, है ना। वेरिएबल के टर्म्स में ना मान के इंटीजर्स 1 मान लिए। तो बड़े व्यास वाले नल की क्षमता क्या होगी? कार्य 1 है और समय कितना लग रहा है इसको? समय कितना लग रहा है? x घंटे। तो 1/x ये इसकी क्षमता होगी। इसी प्रकार छोटे व्यास वाले नल की क्षमता क्या हो जाएगी भाई? एक तो कार्य है और x धन 10 घंटे ये समय ले रहा है। तो ये दोनों की क्षमता आ गई। अब इन दोनों की क्षमता का योग करेंगे तो 1/x धन 1/x धन 10, ये दोनों का क्षमता का योग, टोटल घंटा ये लग रहा है, टोटल समय। इन दोनों को जब मिला देंगे, है ना, दोनों को मिला दिए तो समय ये लग रहा है। तो इसको भी हमको क्षमता में ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि क्षमता बराबर क्षमता रखेंगे तब तो इक्वेशन बैलेंस होगी। तो ये क्षमता के टर्म में है, इसको भी क्षमता के टर्म में लिखो। तो कार्य हमारा वही है, वही भाई टंकी जो है तो 1000 लीटर की है मान लो, तो 1000 लीटर, वहाँ भी कार्य वही था कि 1000 लीटर को ये कितने में भर रहा है, 1000 लीटर को ये कितने में भर रहा है, और 1000 लीटर को दोनों मिलके कितने भर रहा है। तो कार्य तो फिक्स है कि 1000 लीटर, उसी को हमने कार्य एक यूनिट मान लिया है, ठीक है। तो ये क्षमता का दोनों का योग, इसको भी हम क्षमता के रूप में लिखेंगे। तो कार्य ये 1 और इसका जो घंटा लग रहा है वो 75/8 लग रहा है। हाँ, ये फिर हल होके ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ तक समझ में आया हमने क्या किया है? हमने इसको क्षमता के उसमें लिखा है, क्योंकि हमको क्षमता चाहिए हर एक चीज़। इसलिए बटे के सर बोलते हैं सर सीधे जोड़ के आप लिख देते, तो सीधे जोड़ के क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हमको क्षमता निकालनी है, हमने क्षमता के रूप में लिखा है और हमने क्षमता का फार्मूला समझा है, इसके हिसाब से लिखा है। बस यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया फिर क्वेश्चन ईजी हो जाता है। फिर ईजी कैसे हो जाता है? इसका अपन एलसीएम ले लेंगे और ये कैसे हल होगा? तो ये a/b c/d, ये इससे गुणा हो जाता है, ये इससे गुणा, तो यहाँ पे 1/75/8 है। तो क्या होगा? 8 ऊपर चला जाएगा, है ना, 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये 8/75 हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो ऊपर जो है ये पूरा ये बटे है, ऊपर जो है 1 है, इसके बटे में अपन अगर 1 मान लें तो a को a मानेगा
बी को भी ए मानेगा, सी को 75 मानेगा और डी को 8 मानेगा। तो डी का गुणा किससे होगा? ए से। तो 8 गुणे 1 8 और सी का गुणा बी से, तो 75 गुणे 1 75। ठीक है, इसके बटे में हमने 1 मान लिया है। अब यहाँ से इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो x धन 10, x से x गया, क्या बच गया? x धन 10। यहाँ से x धन 10 इससे गया तो क्या बच गया? x, ये बन गया। अब यहाँ से आप तिर्यक गुणा कराइए, कुछ भी कराइए, तो यहाँ से अपन को ये बनेगा, पहले इसको और हल कर लेते हैं तो 2x धन 10 और इसको और कर लेते हैं तो x स्क्वायर धन 10x। अब यहाँ से तिर्यक गुणा करा दीजिए, तो तिर्यक गुणा कराएंगे तो 8 इससे गुणा होगा, 75 इससे, तो 75 दूनी 150 x और 75 दाहम 750, ये हो गया। 8 का इससे कराएंगे तो 8x स्क्वायर 8 का इससे कराएंगे तो 80x। ठीक है, आ रहा समझ में? सीधे तिर्यक गुणा करा दिए। इसको हल करिए और आगे, तो इसको आगे हल करेंगे तो सबको एक तरफ ले जाइए, तो 8x स्क्वायर और 80x, 150 उधर जाएगा तो माइनस का 150x और धन का 750 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हल होके कितना हो जाएगा? तो 80 और 150 कितना हुआ ये? 8x स्क्वायर 150 में 80, तो बड़ी संख्या के सामने माइनस हो तो घटेगा, तो कितना होगा? 70x माइनस का 70x धन 750 बराबर 0। ये आप द्विघात समीकरण बन गया। अब इसे आपको हल करना है, इसको आपको हल करना है, किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं। तो किसी से भी अभी और इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना, या 4 कम 4 3, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 चौको 8x स्क्वायर, ये 35x हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो हल किए अपन, तो बड़े व्यास वाले नल को 15 घंटे लगेंगे और छोटे व्यास वाले को बड़े से ज़्यादा 10 घंटा लगता है, तो 15 10 25, तो यहाँ से निकल आया 15 घंटे बड़े वाले को लगेंगे और 25 घंटे छोटे वाले को लगेंगे, और दोनों को मिलके कितना लग रहा है? इतना। ठीक है, ये आपका आंसर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब ये फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन बन रहा है कि इसमें हम एक वेरिएबल के टर्म में इसको नहीं ला सकते, क्योंकि 2 अलग अलग क्षेत्रफल बोला है और फिर उसका वर्ग बोल दिया है। अगर वर्ग कहीं ना बोला होता तो अपन किसी तरह बना लेते, लेकिन वर्गों में चीज़ें बदल जाती हैं ना, कभी भी x के टर्म में -7 आ जाए तो फिर इसका होल स्क्वायर हो जाता है और होल स्क्वायर अलग तरीके से खुलता है, तो वहाँ पे सब बिगड़ जाता है। इसलिए इन क्वेश्चनों में अपन को 2 वर्ग मानना मजबूरी है। तो एक क्वेश्चन वो और दूसरा क्वेश्चन यही, इनको समझ लो कि इसमें 2 वेरिएबल मानना है। तो 2 अलग अलग वर्ग ले लो। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है। इसकी भुजा x कह देते हैं तो चारों भुजाएं x हो जाएगी, इसकी भुजा y कह देते हैं तो चारों ये भी y हो जाएंगी। ठीक है, इनके क्षेत्रफल का योग, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल 6वीं में पढ़े रहे हो, भुजा गुणे भुजा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। ये कम से कम पता होना चाहिए, नहीं तो वहाँ दांत निपोड़ दोगे पेपर में। ठीक है, तो पहला जो अपना क्षेत्रफल है तो इसका क्या हो जाएगा? भुजा गुणे सारी भुजा x है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? x स्क्वायर होगा, x गुणे x स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? y गुणे y, तो y स्क्वायर। इन दोनों का योग तो x स्क्वायर धन y स्क्वायर बराबर कितना है? 368। ये बनी पहली इक्वेशन, बन गई? आए समझ में? पहला क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा x स्क्वायर, दूसरा क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा y स्क्वायर। इन दोनों के वर्गों का योग 368 है। 468 बोल क्यों नहीं रहे थे जब बोल रहा था? ये पहला इक्वेशन। ठीक है, ये बनी पहली इक्वेशन। फिर क्या बोला है? यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। अब इनका परिमाप क्या होगा? तो पहले वर्ग का परिमाप होगा, क्या होगा?
से। चलिए तो देखिए इतना है ना। आप इसको दो यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर 2 छक्का 12 6 वाई, और यहाँ से 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 छक्का 12, ठीक है। 2 उधर जाएगा 0 के बटे 0, तो ये होगा वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 216। ये आपका द्विघात समीकरण बनके तैयार हो गया।